आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पहला अभ्यास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो उससे पहले आपको हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। रीजन फॉर केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जैसे पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है और एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के कारण दूसरे पदार्थ बन जाते हैं जिनकी आणविक संरचना बदल जाती है। ठीक है, परिवर्तन का कारण हटा देने पर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अतः रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए कारण रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती है। जो भी नया पदार्थ आपका बनता है एक नए गुणधर्म का बनता है। तो यहाँ पे आपने रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं इसके बारे में आपने जाना कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होते हैं जब दूसरा पदार्थ जब बनते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आणविक संरचना बदल जाती है। अब जिस परिवर्तन के कारण उनकी आणविक संरचना बदलती है हम वहाँ पे उसी परिवर्तन को बोलेंगे। जैसे अगर भौतिक परिवर्तन के कारण होता है तो हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, अगर रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है तो हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। लेकिन अगर जिस परिवर्तन के कारण वह दूसरा पदार्थ बन रहा है, अगर उस परिवर्तन को अगर हटा देते हैं और वह पदार्थ अगर मूल अवस्था में वापस नहीं आता है, ठीक है, अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता है, तो वह जो परिवर्तन आपका होता है वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, वह रासायनिक परिवर्तन लाने के ही कारण हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती है। ठीक है ना, तब यहाँ से आप इसको रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं ये आपको बताया गया। उसके बाद से पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के दो कारण हो जाते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन पहले क्या होता है इसके बारे में आप जान लें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। उससे पहले आपको पता है कि जो भी इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं किसी न किसी पदार्थ से क्या होती हैं, बनी होती हैं। ठीक है ना, पदार्थ में निरंतर किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। वो परिवर्तन किस रूप से होते रहते हैं, जैसे उसकी भौतिक स्वरूप हो, आकार का हो, भौतिक गुणों का हो, पदार्थ के आंतरिक सूक्ष्म संरचना का हो, इस प्रकार का परिवर्तन होते रहते हैं। तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को दो भाग में डिफाइन किया गया, दो भाग में इसको बांटा गया, जिसको भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का बारे में हम बताते हैं कि पदार्थ में होने वाले अनेक परिवर्तन,
ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, भौतिक गुण जैसे घनत्व होता है, विद्युत चालकता होता है, प्रत्यास्थता होता है आदि क्या होते हैं, बदल जाते हैं। परंतु पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो परिवर्तन होता है इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थों का रासायनिक कंपोजिशन एंड जो उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। भौतिक जो परिवर्तन होता है उसका प्रमुख लक्षण ये होता है कि ये जो परिवर्तन का कारण, किस परिवर्तन के कारण उसका पदार्थों में चेंजेस किया जाता है, ठीक है ना। अगर जिस परिवर्तन के कारण ये हो रहा है उस परिवर्तन को अगर हटा दिया जाता है तो वह जो पदार्थ होता है पुनः अपने सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है। अतः जो भौतिक जो परिवर्तन होता है प्रायः क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यह आपका भौतिक परिवर्तन के बारे में था। और भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण जैसे हैं, सिंपल है, जैसे नर्म लोहा है उसको सीधी छड़ को अगर बल लगाकर अगर मोड़ देते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है, मुड़ जाता है। पुनः उसको हम चाहें तो उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। और से जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे गलन होता है, वाष्पन होता है, संघनन होता है, फ्रीजिंग होता है, आसवन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ये सभी जो बताया गया यह आपके भौतिक परिवर्तन के ही होते हैं। इन परिवर्तनों में जो भी आपका होता है मूल पदार्थ, वो नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। अब जैसे है, अगर हमारे पास बीकर है, उस बीकर में अगर हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और उस पानी में अगर हम नमक ऐड कर देते हैं तो ऐड कर देने से कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, उसका एक विलयन बन जाता है, ठीक है। अब हम चाहें तो उसको वाष्पन की विधि के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करके वहाँ से हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अब चलिए आकृति में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। आकृति में परिवर्तन कैसे होता है। अगर आघात लगाने पर धातुओं की आकृति परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। कोई भी अगर जैसे हमारे पास धातु है, उस धातु को अगर हम किसी हथौड़े से मारते हैं तो क्या होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है, ठीक है। किंतु उनकी रासायनिक की जो प्रकृति होती है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यह आपका किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन क्या होता है, इसके पहले आपको जो बताया गया
वह आकृति में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है कोई ठोस हमारे पास पदार्थ है और उसको किसी हथौड़े से अगर मारते हैं तो क्या होता है, उसका एक चूड़ बन जाता है। यानी बड़ा सा जो हमारे पास पदार्थ था, जैसे कोयला है, कोयला को अगर हथौड़े से मारा जाए तो क्या होगा, वह छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। उसको और अधिक अगर हथौड़े से मारते हैं तो क्या बन जाएगा, वो चूड़ बन जाएगा। तो उसकी रासायनिक प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन। चलिए रंग में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। रंग के परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का ही कारण होता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। जब प्लेटिनम के तार को जब हम बर्नर पर गर्म करते हैं, या कोई भी अगर धातु है, जैसे अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, लाल तप्त में बदल जाता है। जैसे लोहा होता है, लोहार के पास आप देखते होंगे जब कोई चीज़ बनाना होता है तो इसको क्या करता है, पहले उस लोहे को गर्म करता है। तो गर्म करता है तो आप देखते होंगे कि वह जो लोहा होता है लाल तप्त यानी लाल तप्त के रूप में चेंज हो जाता है। किंतु उसको पुनः जब वहाँ से उस आग पर से हटाता है, ठीक है, तो पुनः अपने पूर्व मूल रंग में वापस आ जाता है कुछ समय के बाद। उसे कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, न उसकी कोई रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पांचवा जो है आपका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन हम कैसे देख सकते हैं? जैसे अब विद्युत धारा प्रवाहित करने में, जैसे बल्ब जो होता है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट जो वायर होते हैं वह प्रकाशमय हो जाते हैं, ठीक है। किंतु जब हम उससे विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसमें से जो प्रकाश जो निकलता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो यह आपके भौतिक परिवर्तन थे। भौतिक परिवर्तन से संबंधित ये आपकी कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़। अब रासायनिक परिवर्तन का आप डिफिनीशन हम बताते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें हैं नहीं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ये सब चीज़ें हैं। आपको मूल रूप से जो पढ़ना है वह रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको रासायनिक परिवर्तन का डिफिनीशन हम समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिनमें पदार्थ के अणुओं की रासायनिक जो केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, अथवा जो उसके इंटरनल जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, आंतरिक जो संरचना होती है वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे कंडीशन अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? एक बार और आप समझ लीजिए कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिनमें पदार्थों के अणुओं का जो केमिकल कंपोजिशन होता है अथवा इंटरनल जो स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। यह इसका डेफिनेशन है। अब इस केमिकल जो चेंजेस जैसे ये होता है, जैसे अगर कोई भी नया पदार्थ अगर बनता है,
ठीक है ना। तो जिस परिस्थिति में उसको बनाया जाता है उस परिस्थिति को अगर हटा दिया जाता है तो वो मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता है, वो पूर्ण रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो होता है वो परिवर्तन वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कागज़ है, कागज़ को अगर हम जलाते हैं तो राख बन जाता है, तो पुनः हम राख से कागज़ को हम बना नहीं सकते। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके भी आपको देखने को मिलेगा। अब हमको जो पढ़ना है, ठीक है, हमको जो पढ़ना है इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आपको सभी रासायनिक अभिक्रियाएं या उनके समीकरण बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें कि पदार्थों का दहन। एग्जाम्पल आपका है, रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण भी यहाँ पे लिखे गए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। अब जैसे पदार्थों का दहन मतलब कोई अगर पदार्थ है उसका दहन करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। दहन का मतलब होता है जलाना, पदार्थों को जलाना। किसकी उपस्थिति में जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। जैसे कागज़ जलाते हैं तो कागज़ किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ठीक है ना। तो जब हम दहन कराते हैं पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ, तो उस अभिक्रिया में दो चीज़ उत्पन्न होते हैं। एक आपका ऊष्मा उत्पन्न होता है और एक आपका प्रकाश। ये दो चीज़ उत्पन्न होते हैं। जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती जलाएंगे तो इससे प्रकाश भी उत्सर्जित होता है और ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें जब जलाएंगे तो उसमें यह उस प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित होंगे। तो इस ईंधनों को अगर जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, तथा जल वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तनों का एक व्यापक उदाहरण हो जाता है। जैसे मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो उसमें से जो प्रकाश भी उत्सर्जित होगा, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा, और उसमें से वाष्पन यानी जल वाष्प का भी उत्सर्जन होगा, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी उत्सर्जन होगा। ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब इसको आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपका बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये जो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड आपका बना हुआ है, ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है आपका एक सफ़ेद चूड़ के रूप में यानी एक पाउडर के रूप में मिलेगा। ठीक है। पहले जो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड था वह सॉलिड रूप में था, ठीक है, लेकिन बाद में ये भी आपका सॉलिड रूप में मिला, पाउडर मिला आपको। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलकर उसका ऑक्साइड बना लिया, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब इससे हम पुनः मैग्नीशियम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन आपका है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब इसके बाद से जंग लगना दूसरा जो दिया गया है एग्जाम्पल, जंग लगना। जंग जिसे लोहे पर जंग लगता है, जो आयरन होता है, वायु में अगर हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो वायु में उपस्थित नमी के कारण, ठीक है, उस पे भूरे रंग की एक पपड़ी जम जाती है। ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जंग का लगना भी एक क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। अरे बस में किण्वन, किण्वन आप देखते हैं यहाँ पे है तीसरा जो एग्जाम्पल है, किण्वन है आपका। किण्वन जो होता है एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई जो कार्बनिक यौगिक होते हैं
उसको नए यौगिकों में परिवर्तन किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं, जैसे किण्वन के द्वारा ही, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल से सिरका से जो एथिल अल्कोहल जो बनाया जाता है वह किण्वन के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है ना। एथिल अल्कोहल सिरका अगर है तो सिरका को किण्वन विधि के द्वारा हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। दूध से दही का बनना भी ये एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जैसे दही में दुर्गंध आना, दही में जैसे होता है स्वाद में खट्टा खराब हो जाना, किण्वन के ही कारण होता है। ठीक है ना। तो ये आपका किण्वन हो गया। उसके बाद से आपका एक और एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयुक्त होकर एक यौगिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस O2 गिव्स क्या लिखे? CO2। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में संयुक्त होते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह आपका जो अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया होता है। और ये जो संयोजन जो अभिक्रिया होता है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आयरन है, आयरन, ठीक है, आयरन है और सल्फर के साथ मिश्रण कर के गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फाइड बनाता है, या फिर यस फेरस सल्फाइड बना लेता है। आगे बात समझ में। आयरन है, सल्फर के साथ मिश्रण को अगर गर्म करते हैं तो फेरस क्या बना लेता है? सल्फाइड बनाता है। इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फाइड। ठीक है। ये भी आपका क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सल्फर है आपका, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है। तो यह जो होता है संयोजन अभिक्रियाएं के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मिलेगा संयोजन अभिक्रिया, ये हो गया आपका। यहाँ पे अब अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन जो अभिक्रिया बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसमें होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे जो अभिक्रिया होते हैं उनको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझिए कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो यह क्या होगा? डिकम्पोज होगा और दो या दो से अधिक पदार्थों में ये टूट जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। और आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है, ZnOCO2। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको होता है Zn, जिंक कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे तो ZnO+ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपका, तो ये जो आपका बताया गया है अपघटन अभिक्रिया होता है। ठीक है।
अब इसके बाद से आपका आता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का तुलना करना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अभी आपको बताया जा रहा था। अब उसके बारे में आपको दोनों को डिफरेंस बताना, अंतर बताना कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम भौतिक परिवर्तन में आप बता सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में बता सकते हैं। दोनों का डिफिनीशन आप ले सकते हैं। एक अंतर तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा ये है कि पदार्थों के केवल भौतिक लक्षणों का परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के लिए पदार्थों के केवल भौतिक लक्षणों का परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में आप बता सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के लक्षणों का परिवर्तन होता है। इसमें ये बता सकते हैं भौतिक परिवर्तन में कि जो भौतिक परिवर्तन की जो आणविक जो संरचना होता है नहीं बदलता है, कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में आप बता सकते हैं कि जो आणविक संरचना है बदल जाता है, एक नए पदार्थ का भी निर्माण होता है, ये भी बता सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक डिफरेंस और बताइए। जैसे पदार्थों की ऊर्जा में अन्योन्य क्रिया आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन में होता है, इनमें वो पदार्थों की ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। तो इस तरीके से आप इसका कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर आप बता सकते हैं। अब इसके बाद से आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कराने से, ठीक है, अथवा कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों की रचना करता है, तो ये जो क्रिया जो होता है इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि NaCl2 gives 2NaCl, इसको बैलेंस भी किया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन आपको समझ में आया। जब एक पदार्थ, ठीक है, को किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पदार्थ आपका सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। जब ये इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अथवा ये कह सकते हैं कि कोई अगर पदार्थ है अकेले और अपघटित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिनका गुणधर्म जो होता है अलग होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका 2NaCl प्लस Cl2 gives 2NaCl, इसको बैलेंस किया गया है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो हम लिखते हैं, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक आपका अभिकारक होता है और एक आपका उत्पाद होता है। अब अभिकारक क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखिए हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं, वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है आपके अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब दोनों को करा दिया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो आपका बनता है पदार्थ, वो क्या होता है,
उत्पाद होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और उसके फलस्वरूप जो आपके पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है रासायनिक समीकरण के बारे में। जो रासायनिक जो समीकरण जो होता है, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको, जिसमें हम सिंबल और सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जैसे एक आपका शब्द समीकरण भी आता है, नीचे यहाँ पे देखिए ये शब्द समीकरण है, और ये आपका रासायनिक समीकरण है। शब्द समीकरण में हम उसके सिंबल या सूत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब क्रिया दोनों किया है तो क्या बना है? सिल्वर क्लोराइड बना है और नाइट्रिक एसिड बना है, ये बना है। तो ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है आपका यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा गया है ये शब्द समीकरण हो। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में जो हम लिखे हैं यहाँ पे, यह आपका एक रासायनिक समीकरण है। ये जो रासायनिक जो समीकरण है इसमें हमने इसके प्रतीक या उसके जो सूत्र होता है उसका प्रयोग किया गया है। अब जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है AgNO3 होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा गया है, इसका जो सूत्र होता है HCl होता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिखा गया है, यहाँ पे AgCl लिखा गया है, उसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रिक एसिड लिखा गया है, HNO3 लिखा गया है। तो ये जो होता है इसमें, इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण बोलते हैं। तो शब्द समीकरण में रासायनिक शब्द समीकरण जो होता है उसमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो रासायनिक समीकरण जो जिसमें हम सिंबल या सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं? समीकरण को बैलेंस करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर यहाँ पे जो अभिक्रिया जो होता है, और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है और एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये आपको बताया गया, उसके कुछ एग्जाम्पल बताए गए, रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल बताए गए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया। ठीक है, इसके बाद से आपको बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, इसके बाद से रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण क्या होते हैं। तो आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट बताया जाएगा, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ठीक है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उनके समीकरण के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।